नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। संसद में राहुल गांधी और सरकार के बीच तकरार का नया चैप्टर खुल गया है और सवाल उठ रहा है कि क्या नौबत राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनने तक पहुंच सकती है। कल तक लोकसभा स्थगित होने से पहले आज शाम 5:08 पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के लिए अपने सब्सटैंटिव मोशन का जिक्र किया। आज दिन भर निशिकांत के सब्सटैंटिव मोशन के नोटिस की चर्चा रही, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने पत्रकारों को एक और कीवर्ड दे दिया है। निशिकांत दुबे ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी पर राष्ट्र विरोधी शक्तियों से मिले होने के गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी को लेकर लोकसभा स्पीकर के चेंबर में अभद्रता का वीडियो सामने आ ही गया है। वो वीडियो भी मेरे साथ दिखा दीजिए। इस वीडियो को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सवाल उठा रहे हैं। उधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कोई भी प्रस्ताव आए या एफआईआर हो, यही वो वीडियो है जिसको लेकर आज चर्चा हो रही है। अब सवाल यही है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि कोई भी प्रस्ताव आए या एफआईआर हो, राहुल को फर्क नहीं पड़ता। सवाल है कि क्या लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच सत्ता पक्ष से उनकी आर पार का राउंड 2 है? क्या अब राहुल गांधी और सत्ता पक्ष की सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है? कम से कम लोकसभा की कार्यवाही के मद्देनजर क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिनेगी, जैसा दावा कर रहे हैं निशिकांत दुबे? रिपोर्ट देखिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर का ये वीडियो अब सरकार और विपक्ष के बीच सियासी युद्ध की नई वजह बना है। कांग्रेस के 20 से 25 सांसदों पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ओम बिरला के चैम्बर में अभद्रता का आरोप मढ़ रहे हैं। आरोपों के मुताबिक ये वीडियो कांग्रेस के सांसदों ने ही बनाया है। 20-25 कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। हम लोग का सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, हम लोग कांग्रेस के जैसे बिहेव नहीं कर सकते। इस बीच लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर बीजेपी भले विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने से पीछे हट रही हो, लेकिन सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन का नोटिस दिया है। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। सब्सटैंटिव मोशन एक स्वतंत्र स्वनिर्धारित प्रस्ताव होता है जिसे संसद या विधानसभा की मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। ये किसी फैसले या राय को बताने के लिए ड्राफ्ट किया जाता है। निशिकांत दुबे के इस प्रस्ताव पर पत्रकारों ने जब राहुल गांधी से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो वो उल्टा पत्रकारों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करने लगे। Authenticate was yesterday. Now you put what I said. You're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? One second. You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You're doing a disservice to this country. राहुल के इन तेवरों के बीच लोकसभा की उनकी स्पीच के कुछ हिस्सों को कार्यवाही से हटा दिया गया है। जिन हिस्सों को हटाया गया उनमें अहम है प्राइम मिनिस्टर सरेंडर्ड, नॉनसेंस, शेमफुल, यू हैव सोल्ड अवर मदर, भारत माता, एप्स्टीन केस आदि का जिक्र। राहुल के भाषण की इस कांट छांट और उनके खिलाफ प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस भी सीधी लड़ाई का दम भर रही है। क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता।
Any We notice are of not bothered offense? about the privilege, this substantiate. We are not bothered about it. If you want to hang us, hang us. We are not bothering about any emotions. We will continue to tell the truth in this parliament for the people of this country. स्पीकर के चैम्बर में अभद्रता के आरोपों पर भी कांग्रेस पलटवार कर रही है। See, we are all very dignified people. We never using any abusive or aggressive language against any individual. Forget about speaker. So I dare Kiran Rijiju ji release any of my video if I could use any such kind of words. जाहिर है कि राहुल गांधी के मुद्दे पर दोनों तरफ से तलवारें खींच गई हैं, इसलिए ये लड़ाई संसद सत्र तक ही सिमटती नहीं नजर आ रही। आज तक ब्यूरो। तो अभी 5 बजे के फौरन बाद निशिकांत दुबे अचानक खड़े हुए और जो नोटिस उन्होंने सुबह सब्सटैंटिव मोशन दिया था। सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है? देखिए, कोई भी जो सदस्य है वो निजी तौर पर एक स्वतंत्र स्वनिर्धारित प्रस्ताव होता है जिसे सांसद या विधानसभा की मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। ये किसी फैसले या राय को बताने के लिए ड्राफ्ट किया जाता है। ये वो वीडियो है जो स्पीकर के पास जाकर, उनके कमरे में जाकर ये तमाम जो विपक्षी सांसद हैं, एक तू मैमे की स्थिति साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। सभी जो मेहमान हैं उनको जल्दी से दिखा दीजिए। प्रदीप भंडारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मनोज काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप भंडारी जी, मतलब अब चर्चा ये हो रही है ना कि आपकी पार्टी ने पहले कहा कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, प्रिविलेज मोशन लाएंगे, उसके बाद फिर निशिकांत दुबे सामने आए, तो आप लोगों ने सोच समझ के ये सोचा कि भाई सब्सटैंटिव मोशन एक सांसद आपका ले आए, राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं क्या? राहुल गांधी तो संसद को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और देश के लोकतंत्र को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी तो तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रही है, और कांग्रेस पार्टी तो चेयर के ऑफिस के अंदर जाके ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कोई सड़क के गुंडा बिहेव करता है। क्या आपने पूर्व के अंदर ये पार्लियामेंट का रूल नंबर 353 का तो उल्लंघन है ही, पर ये अभी तक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में हमने कभी नहीं देखा, और कांग्रेस से उम्मीद भी किया जा सकती है जो जाके एक एयरपोर्ट के बाजू में मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा सकते हैं, जो राष्ट्रपति जी को कह सकते हैं पुअर लेडी, जो याद करिए जब पास्ट के वाइस प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ जो है ड्रामेबाजी वाला पूरा कृत्य कर सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो कुछ भी कर सकती है। हमने तो राहुल गांधी को कल बोलने ही दिया। राहुल गांधी क्या बोल रहे थे? जुजुत्सु बोल रहे थे, कराटे की बात कर रहे थे, ये सब बात कर रहे थे। पर इस मोशन का क्या मतलब है कि अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? प्रधानमंत्री जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मतलब एक्सपेंज कर दिया आपने, अब चुनाव लड़ नहीं सकते, आप इस तरह का प्रतिबंध लगाइए, इसका क्या अर्थ है? थोड़ा समझाइए। देखिए, इस मोशन का मतलब यह है कि राहुल गांधी के जो अलोकतांत्रिक कृत्य जो पार्लियामेंट के अंदर हुए और किस तरीके से उनके इंस्ट्रक्शन पे प्रधानमंत्री जी की सीट को घेरकर प्रधानमंत्री जी पर हमला करने का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी कर रही थी, क्या ये संसद की मर्यादा के खिलाफ है या संसद की मर्यादा के पक्ष में है? संसद निर्णय करेगा और राहुल गांधी पे उचित कार्रवाई करेगा, और इसीलिए हम इसको चाहते हैं कि संसद इस पर डिबेट करे। सब्सटैंटिव मोशन का ही मतलब ये है, और संसद जो है वोटिंग के जरिए पास करेगा कि राहुल गांधी ने जो किया कि वो अलोकतांत्रिक है कि लोकतांत्रिक है। तो हम तो इस तरह लोकतांत्रिक काम कर ही नहीं सकते कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे राहुल गांधी के कृत्य को रख रहे हैं। सापरा साहब, ये जो वीडियो है एक बार दिखाइए, हमारे दर्शक भी पूरा नेट साउंड के साथ सुनाइएगा। अगर लोकसभा स्पीकर के साथ ये हो रहा है, क्यों, इसकी क्या जरूरत? एक बार सुनाइए, पहले फुल स्क्रीन कर दीजिए और दिखाइए, सुनाइए हमारे दर्शकों को। सामने ओम बिरला बैठे हैं और विपक्षी सांसद। और स्पीकर चुपचाप सामने बैठे हुए। सापरा साहब, ये सही है क्या, ये व्यवहार? देखिए अंजना जी, अभी क्या बोल रहे थे वो तो मैंने एग्जैक्टली सुना नहीं, लेकिन ठीक है, इस तरह के विचार विमर्श स्पीकर के कैबिन में भी होते हैं, इस तरह के दृश्य जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी देखे गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की आगे मूव कर रही है, उससे तो मैं यही कह सकता हूं कि मुसोलिनी और हिटलर के आदर्शों पर जो चलते हैं, जो गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग, इनसे हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो लोकतांत्रिक प्रणाली को कोई मानने वाले लोग नहीं है, ये तो डंडा राज चलाना चाहते हैं अपना। राहुल गांधी जी ने इनकी परतें जो है वो एक एक करके खोली है।
और जो यूएस के साथ में ट्रेड डील हुई है, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, उसमें बताया है कि भारत को किस तरह से आपने एक कमजोर जगह पर ला करके रख दिया है। आपने एक मजबूत, जो कहते थे कि हमारी मजबूत सरकार है, उस देश को एक मजबूर देश बना करके रख दिया आपने। अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं, ये खुलेआम उदाहरण के साथ में उन्होंने बताया है। और भारतीय जनता पार्टी ये सब कर क्यों रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी जी? क्या अपने दोस्तों को, अडानी जी को, अनिल अंबानी को बचाना है, या फिर अपने मोहरे हरदीप पुरी को बचाना है और अपने आप को एप्स्टीन फाइल से बचाना है? इस दबाव के अंदर आपने सारे देश को गिरवी रख दिया है। इस दबाव के अंदर जो यूएस ट्रेड डील हुई है, उसमें किसानों का नुकसान, आप लोगों की बहस का दूसरे तीसरे लाइन में अडानी अंबानी आ ही जाते हैं। एक बार इस वीडियो पर मैं वापस आपको ला रही हूं। आप इनकार कर रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये बातचीत है, लेकिन स्पीकर के कमरे में जाकर जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है और जो आवाजें आ रही हैं, इस पर किरण रिजिजू ने क्या लिखा है उसका जवाब जरूर दीजिएगा। वो लिख रहे हैं, उसमें ये क्लेम कर रहे हैं किरण रिजिजू कि ऑपोजिशन लॉ मेकर्स बिहेविंग इन द मोस्ट डिग्रेडिंग मैनर ऑलमोस्ट ट्रिगरिंग अ फिजिकल क्लैश, यानी एक मतलब जैसे जिसको कहते हैं कि मारपीट को वहां पर ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से किसी को बुली करना, किसी के ऊपर चढ़ाई करना, उससे कंपेयर कर रहे हैं। मतलब आप ही बताइए, क्या कभी अन्य स्पीकरों के कमरे में ऐसे बीजेपी के भी सांसद गए हों? क्योंकि इतिहास तो सब याद दिलाते हैं, आप ही बता दीजिए अगर पहले भी हुआ हो ये सब। नहीं, क्या तरीका है? इतिहास क्या आपको नहीं पता है? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह से जब अरुण जेटली जी थे या सुषमा स्वराज जी विरोधी पक्ष नेता थी तो किस तरह से होता था, किस तरह से पर्चियां उड़ाई जाती थी, या स्पीकर के कमरे में भी इस तरह से गहमा-गहमी होती थी। तो ये सारे दृश्य जो हैं ये हम देखते आए हैं, आज से नहीं पहले से देखते आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं है। हमारे विपक्ष के सवालों का जवाब चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। हम इनसे डरने वाले नहीं है, ना राहुल गांधी जी डरने वाले हैं। ये शहीदों का परिवार है। इस परिवार के 2-2 सदस्यों ने देश के लिए शहादत दी है। और पहले अमेरिका के सामने हम निक्सन के या ओबामा जी के या प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड कीजिए। हम उनकी आंखों में आंखें डाल के आंखों में आंखें डाल के देखते थे निक्सन के, आप झुक गए हैं। टेक दिए हैं। शहीदों का परिवार है, क्या आप चुनाव लड़ने से रोकेंगे? जवाब दीजिए। तभी ऐसे ये ऐसे आंखों में आंख देखते थे कि डैनियल पैट्रिक ने अपनी किताब में बोला कि सीआईए ने 2 बार हिंदुस्तान के इलेक्शंस में इंटरफेयर किया और दोनों बार कांग्रेस पार्टी की मदद की। ये ऐसे आंख में आंख डालकर देखते थे कि जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि भैया हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए पैसा मत दो, हमको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को मजबूत नहीं करना। ये ऐसे आंखों में आंख देखते थे कि शर्म शेख में जाकर देश की सोवरेनिटी को बेचा है। ये ऐसे आंख में आंख देखते थे कि 26/11 के बाद में पाकिस्तान को हमला नहीं कर पाए। ये ऐसे आंख में आंख देखते थे। और मैं बताता हूं, आंख में आंख नहीं देखते थे, ये इधर आंख में आंख देखते थे जो जवाहरलाल नेहरू जी रात को 2 बजे खत एडवीना माउंटबेटन को लिखते थे। और ये आंख में आंख नहीं देखते थे, ये तो संसद के अंदर जाके आंख मिचोली करते हैं। याद करिए राहुल गांधी का वीडियो कैसे जो है आंख मिचोली संसद के अंदर कर रहे हैं। तो जिसका कृत्य संसद के अंदर आंख मिचोली करना हो, जो रात के 2 बजे एडवीना माउंटबेटन को खत लिखे, उनसे हमें राष्ट्रभक्ति नहीं सीखनी। हम सीधी बात पूछ रहे हैं संसद के क्या। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ। खबर आ रही है लोकसभा में राहुल की सदस्यता रद्द करने की मांग। निशिकांत दुबे का सदन में सब्सटैंटिव मोशन का जिक्र, जिसमें वो उनके चुनाव लड़ने को ही रद्द कराना चाहते हैं। स्पीच को लेकर निशिकांत के निशाने पर राहुल गांधी। सुन लेते हैं एक बार उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली पूरा। 52 और 353 में माननीय निशिकांत एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। जवाब दीजिए जल्दी से सापरा साहब। देखिए, सत्ता बल का पुरजोर उपयोग ये लोग करते आए हैं, पहले भी इन्होंने किया है। पहले भी राहुल गांधी जी की सदस्यता जो है उसको रद्द कराया था, लेकिन कितनी बहुमत से जीत करके आए हैं वो देख लीजिए।
और राहुल गांधी जी कितनी बहुमत से जीते और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितनी बहुमत से जीते हैं, वो भी डिफरेंस भी देख लें कि कितना फर्क था दोनों की लीड के अंदर। तो राहुल गांधी जी को आप डरा नहीं सकते इस तरह से। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत को लगातार कमजोर करती जाए, भारत को मैं कहूंगा इस ट्रेड डील के जरिए से आप पंगु बनाने के रास्ते पर ले चले और ट्रेड सरप्लस की जगह हम ट्रेड डेफिसिट की ओर चले जाए, जहां पर 3 करोड़ 47 लाख करोड़ का हमारा जो ट्रेड सरप्लस होता था वो 5 करोड़ 54 लाख का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। भारत आत्मनिर्भर नहीं बन रहा, भारत आयात निर्भर बन रहा है, भारत आयात निर्भर बन रहा है। अब ये बीच में अंजना जी इनको इस तरह से बीच में बोलने की इजाजत है तो अरे रुकिए ना, उनको पूरा करने दीजिए ना। भंडारी जी हाथ उठाइए। भंडारी जी व्याकुल क्यों हो रहे भाई? मैं तो फैक्ट बता रहा हूं ना, मैं तो यही कह रहा हूं कि भारत आत्मनिर्भर बनने के बदले आयात निर्भर। अब फिर व्याकुल हो रहे हो। आत्मनिर्भर बनने के बदले आयात निर्भर हो रहा है, तो क्या विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा? युवाओं की नौकरी खा जाओगे तो क्या विपक्ष बोलेगा नहीं? किसानों का काम खा जाओगे तो क्या विपक्ष बोलेगा नहीं? आप देश को गर्क में डालोगे तो क्या विपक्ष बोलेगा नहीं? विपक्ष बोलेगा, जरूर बोलेगा, पार्लियामेंट में भी बोलेगा, सड़क से लेकर के संसद तक हम बोलेंगे कि बीजेपी के राज के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर हुई है, बीजेपी के राज में हमारी आर्थिक विषमता जो है वो बड़ी है, बीजेपी के राज के अंदर एक यूएस के अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेके, ये हम खुलेआम कहेंगे और जनता भी इसका एहसास कर रही है। छोटा सा जवाब फिर मैं काका जी के पास जाऊंगी। आपने एग्रीकल्चर से लेकर सारी चीजें आप बीच में बोल रहे थे, जल्दी से एक छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी मनोज काका के पास। मैं अंजना नहीं समझ नहीं पा रहा कांग्रेस को किस बात की नफरत है। इस बात की नफरत है कि हमने 9-8 से ज्यादा ट्रेड डील कर ली, इस बात की नफरत है कि जाके हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट किया, इस बात की नफरत है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, इस बात की नफरत है कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हो चुका है, किस बात की नफरत है? कौन सी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कह रही कि कांग्रेस शासनकाल में जब डबल डिजिट महंगाई थी, भारत फ्रेजाइल 5 में था, कांग्रेस को नफरत ये कि देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए मुद्दे खोजने का प्रयास करिए। और अंजना जी मैं चाहता हूं राहुल गांधी और बोले, जितना राहुल बोलेंगे उतना हमारा वोट बढ़ेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं राहुल के बोलने से, पर वो संसद की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। समस्या ये है, हम तो चाहते हैं राहुल जितना ज्यादा बोले, और आप लोग ये एनालाइज करते हो, कहते हो कि राहुल हमारा ट्रम्प कार्ड है, तो हमें क्या दिक्कत हो गई? अरे उनके बोलने से आपको फायदा होता है? एक सेकंड प्रदीप जी को दिखाई मेरे साथ। प्रदीप जी, अगर उनके बोलने से फायदा होता है तो काहे बोलने नहीं देते? काहे चुनाव भी नहीं चाह रहे हैं कि लड़े? क्या दिक्कत है? नहीं, क्योंकि संविधान के ऊपर राहुल गांधी नहीं है, पार्लियामेंट के ऊपर राहुल गांधी नहीं है। पार्लियामेंट को अपना पर्सनल बकौती नहीं समझ सकते, रूल 349 का उल्लंघन नहीं कर सकते, रूल 353 का उल्लंघन नहीं कर सकते, स्पीकर के चेंबर में गाली गलौज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऐतिहासिक रूप से पब्लिक रैली में स्पीकर के चेंबर में राहुल गांधी ने कब गाली गलौज किया? तब जनता का कंट्रोल रहता है। भंडारी, स्पीकर के चेंबर में राहुल गांधी ने कब गाली गलौज किया? तो कर ही रहे हैं, कांग्रेस के सांसद तो कर ही रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस के सांसद तो कर ही रहे बिना राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शन। उन सांसदों के खिलाफ आप थोड़ी कह रहे हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ने दीजिए, राहुल गांधी को चुनाव पीएम को करो। प्रदीप भंडारी जी, सबका मिला के खिचड़ी बना दिया जाए। पीछे तो राहुल ही है, पीछे राहुल ही है। नहीं, पीछे सबके राहुल ही हैं। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी, क्योंकि संसद प्रेसिडेंट सेट हो कि कोई संसद का इस तरीके से अपमान नहीं कर सकता। जिजुत्सु से लेके कराटे की बात करेंगे, जाके क्या आंख मिचोली करेंगे पार्लियामेंट में, मजाक थोड़ी पार्लियामेंट में, ये सब कांग्रेस की मीटिंग में करे भाई। संसद के अंदर, स्पीकर के हाउस के अंदर जाके आप गाली गलौज करने की इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि संसद जो है वो एक गरिमामय जगह है। मतलब अच्छा है, कभी कभी हंसी मजाक होनी चाहिए, लेकिन हंसी मजाक में भी एक गरिमा होनी चाहिए। क्या उसका उल्लंघन होता है? आप देखिए, सब्सटैंटिव मोशन पे जर्नलिस्ट से सवाल पूछा, वही बात है जो उस पर हम लोग बहस कर रहे हैं ना। निशिकांत दुबे वो लेकर आ रहे थे, निशिकांत दुबे ने कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, उनको अब बंद कीजिए उनका। उस पर वो तुरंत जर्नलिस्ट को बोलने लगे कि आपको कीवर्ड दे दिया, बीजेपी ने कीवर्ड दे दिया। हर संस्था पर बस उंगली उठाना आप लोगों का काम रह गया है क्या? आपके नेता का काम? सीधा सवाल। नहीं, जब कहीं ना कहीं ये नजर आएगा कि जितनी संस्थाएं हैं, वो चाहे आईटी है, सीबीआई है या ईडी है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज नजर आएगी तो हम क्या बोले भी नहीं। हमारी बात आज अगर सब्सटैंटिव मोशन पे जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा तो उसको बीजेपी की तरफ से बोला हुआ क्यों बोल दिया उन्होंने? इस पर जवाब दीजिए। अब आईटी सीबीआई मत जाइए। अगर जर्नलिस्ट ने पूछा सब्सटैंटिव मोशन, ये तो पार्लियामेंट में हो रहा है, प्रोसीडिंग्स है, उस पर सवाल पूछना भी अब ये बीजेपी ने वर्ड दे दिया, मतलब क्या तरीका है ये?
तो जर्नलिस्ट को ये भी पूछ सकते हैं, जर्नलिस्ट ये भी पूछ सकते हैं कि गुलाम भारत के फैसले जो है वो बर्तानिया से होते थे, अमृतकाल भारत के फैसले जो है वो राहुल गांधी से पूछे। नहीं, ये बीजेपी से पूछ सकते हैं ना। देखिए, सवाल आप लोगों के सवाल लिख के देकर सवाल पूछवाने वाले दिन चले गए। सुनिए ना सापरा साहब, एक ऑनेस्ट आपको एक्सेप्टेंस करना चाहिए। ये जो पुराने दिन थे ना, जब आप लोग सवाल लिख कर देते थे और वो सवाल फिर पूछे जाते थे, वो दिन लग गए। आज पार्लियामेंट की प्योर प्रोसीडिंग्स पर ये सवाल था। आज पार्लियामेंट की प्योर प्रोसीडिंग्स पे सवाल था। चरण जी, आप इसको नहीं डिफेंड कर सकते हैं। वो दिन लद गए। चरण जी, इस सवाल पर सब्सटैंटिव मोशन पर जो सवाल था, उसमें कोई भी मैल इंटेंशन नहीं था। ये आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी आप भी इस बहस में शामिल हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो दिन लद गए या उससे ज्यादा बुरे दिन आ गए, ये तो समय तय करेगा। ठीक है, चलिए वापस टॉपिक पे आइए। हम तो ये पूछ रहे हैं कि ये समझौता नहीं, ये समर्पण है। क्या ये भी नहीं पूछ सकते हम? ये जो ट्रेड डील है, ये समझौता नहीं समर्पण है? या आपके पत्रकार भी तो ये पूछ सकते थे ना। खूब पूछा है, खूब पूछा है, सीधा पूछा है। आप लोग देखते नहीं है ना, अपने हिसाब से देखते। पीयूष गोयल से मैंने सीधा पूछा कि क्या रशिया के दबाव में, अमेरिका के दबाव में आपने रशिया से तेल खरीदना बंद किया, और क्या इसी वजह से आपने ये समझौता किया, इसलिए अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील हुआ है? सब पूछा है। हाँ, जाके गला नहीं किसी का दबा सकते, ना किसी का लिखा हुआ दिया हुआ सवाल पूछ सकते हैं। तो गला तो हम भी नहीं दबा रहे। मनोज काका को लाइए अब डिबेट में, प्लीज मिस्टर भंडारी, प्लीज वेट। मनोज काका जी, आनंद दुबे जी और धीरेन्द्र जी को दिखाइए। मनोज काका जी, सवाल ये है कि अब निशिकांत दुबे तो आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम वो एक इस मोशन के ही जरिए राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। मिस्टर काका। नहीं, राहुल गांधी का काम है, क्योंकि वो देश के अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो देश के 90% लोगों, जो लोग भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो मानते हैं कि लोकतंत्र में असहमतियों की बहुत ताकत होती है। और हमेशा जो लीडर अपोजिशन होता है, उसका काम है कि लोगों के जो मुद्दे हैं, जो जनता के, जो सरोकार के जो सवाल हैं, उस पर वो सवाल पूछे और वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। वही काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा। क्या गलत हमने पूछा कि जो देश का सेक्टर कभी भी आजादी के बाद कभी भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए खुला नहीं छोड़ा गया था, उसको आपने अंतरराष्ट्रीय बाजार के हवाले क्यों कर दिया? क्या ये रिपोर्ट नहीं है? क्या वहां का जो अमेरिकी सरकार है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा है? इंडियन एक्सप्रेस ने साफ साफ छापा है कि वी मॉनिटर क्रूड बाइंग बाय द इंडिया। उसने, जब इंडियन एक्सप्रेस ने साफ साफ कहा है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि अच्छा, झूठ लिख के पकड़ा है इसने। नहीं, हाँ ठीक है। अरे इंडियन एक्सप्रेस, क्या आप इसके बाद एक फैक्ट शीट भी डाला है उन्होंने, फैक्ट शीट भी डाला है। आपके झूठ पर लिख के पकड़ लेने से नहीं होगा ना। अब ये प्रदीप जी, एक डील हुआ है तो विपक्ष सवाल ही नहीं पूछा। प्रदीप जी को जय मजूमदार का एक आर्टिकल है, पढ़ लेना चाहिए। वो कौन हमारा मिनिस्टर था जो एप्स्टीन से पूछ रहा था मेल में कि व्हेन ही वुड बी बैक हिज एक्सोटिक आइलैंड, वो अपने एक्सोटिक आइलैंड से कब वापस आ रहा है? कौन मिनिस्टर था? कौन इस तरह से पूछ रहा था कि टाइम फॉर कॉफी? कौन मिनिस्टर पूछ रहा था? शर्मा रही है कि नहीं? जो पूरी दुनिया में, अरे ही मत करो, जो पूरी दुनिया में बेटियों का दरिंदा हो, आप पे कल को आरोप लग जाए तो इसमें मैं कैसे बन गया? पूरी दुनिया, जो पूरी दुनिया में बेटियों के हवस का जो दरिंदा हो, उस दरिंदे के पक्ष में खड़े रहने का, ये सब उससे मरमाहत क्या अंजना जी नहीं होंगी? दुनिया भर की बेटियां नहीं मरमाहत, वो दोषी है, वो कन्विक्टेड है। अब मेरी बात अंजना जी पूरी हो जाने दीजिए, पूरी कर लीजिए। अंजना जी, उस पर इंडियन एक्सप्रेस और दुनिया भर के लोगों ने छापा। अगर आप मिनिस्टर हैं तो आप अपने घर के मिनिस्टर नहीं है, पूरे देश का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आपका दुनिया के सबसे खराब और जघन्य व्यक्ति के साथ अगर नाम जुड़ता है, तो सिर्फ पुरी का नाम नहीं खराब होता, पूरे देश का नाम खराब होता है। और ये देश की जवाबदेही है, ये लोकतंत्र है। ऐसे कैसे होगा कि आप उससे काफी के लिए पूछ रहे हैं? आप ये पूछ रहे हैं कि अपने आइलैंड से कब वापस आ रहे हैं, और आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? वही राहुल गांधी ने पूछा। हम लोगों ने लगातार सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमारे नेता ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में आरक्षण है, उसमें माइग्रेशन को खत्म कर दिया गया। ठीक है, प्रदीप भंडारी बताएंगे क्या जवाब दिया। जवाब पर अंजना, 2008 में कन्विक्शन हुआ था प्रदीप भंडारी। आप तो एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, एक बार प्रदीप भंडारी को मेरे साथ दिखाइए। 2008 में पहली बार कन्विक्शन हुआ था जेफरी एप्स्टीन का, और उसके बाद फरवरी 4, 2015, जनवरी 6, 2016
और मई 19, 2017 ये जो एप्स्टीन से मुलाकातें हुई, क्या जस्टिफिकेशन है? जी, वो तो जाके बात कर रहे कि लिंक्डइन के को-फाउंडर है, लिंक्डइन के को-फाउंडर के तहत वो बोल रहे थे कि भारत में इन्वेस्टमेंट करिए, पूरा मेल दिखा दीजिए। हरदीप जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा वो इकलौते ऐसे व्यक्ति जो कह रहे हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसीलिए लिंक्डइन के को-फाउंडर के साथ बात कर रहे थे। वो प्राइवेट सिटीजन है, ये तो स्पष्ट हो चुका है। इकलौता ऐसा व्यक्ति है जाके जो मेड इन इंडिया की बात कर रहा है, इंडिया की आपको नहीं लगता है कि जिसका प्रोस्टिट्यूशन के केसेस में 2008 में कन्विक्शन हो चुका है, उसके साथ इस तरह के लाइजनिंग सवाल खड़े करती है? नहीं, लाइजनिंग थोड़ी कर रहे थे अंजना जी, वो तो लिंक्डइन के को-फाउंडर से बात कर रहे थे। और भारत में इन्वेस्टमेंट लाने की अगर बात कोई व्यक्ति करे एज अ प्राइवेट सिटीजन, उस वक्त में मुझे नहीं लगता कोई गलत है। आज मान लीजिए मनोज काका से मैं बात करता हूं, कल को मनोज काका किसी केस में कन्विक्ट हो जाते हैं, इसके उससे पहले कन्विक्ट हो चुके थे, यही मैं कह रही हूं। बाद में कन्विक्शन अलग बात है। प्रदीप जी, आप भी एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं। हाँ, टाइमलाइन देखिए, 2008 में पहली बार 18 महीने के लिए जेफरी एप्स्टीन का कन्विक्शन हुआ था प्रोस्टिट्यूशन के मामले में, जिसमें उसने धोखाधड़ी करके प्रोस्टिट्यूशन का केस बनाया, जो कि सेक्सुअल अब्यूज का केस था। हाँ, यू नो दैट, राइट? वो तो एक थर्ड क्लास आदमी है। पर मैं ये कह रहा हूं कि क्या उस वक्त जो प्राइवेट सिटीजन थे, क्या उनकी ये कॉन्वर्जेशन किसी भी उसके कन्विक्शन के रिलेटेड थी? नहीं, वो तो ये बात कर रहे थे कि भारत में इन्वेस्टमेंट की चीज होनी चाहिए, और थर्ड पार्टी इन्वेस्टर की बात कर रहे थे कि भाई इतना करोड़ भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सारे जहां में जेफरी एप्स्टीन ही मिला था उसके लिए। तो मेरे हिसाब से तो इतना देशभक्त व्यक्ति हो सकता है कि और क्या नहीं हो सकता है। धीरेन्द्र कुमार, मैं कह रहा हूं इकलौता व्यक्ति पूरी दुनिया 10 सेकंड वही मिला था, जेफरी एप्स्टीन ही मिला था इसके लिए। धीरेन्द्र कुमार जी, इसके बाद दुबे जी आ रही हूँ। धीरेन्द्र कुमार, नंगा हो गए। धीरेन्द्र कुमार जी, राष्ट्रद्रोहियों से मिले हुए हैं और चुनाव अब नहीं लड़ना चाहिए राहुल गांधी को, ठीक है ये मिस्टर धीरेन्द्र कुमार? ये तो देखिए, संवेदनशीलता एनडीए सरकार है, क्या करती है, संवेदना की बात है, किस तरह से इस पर आगे बढ़ती है ये कमिटी तय करेगी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी लगातार लोकतंत्र पे हमला किए जा रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे, कोई भी सरकारी काम अगर आता हो, संसद में बहस आते हैं, उसमें भाग लेते हैं, लेकिन जब सरकार से सवाल भी करते हैं, जब जवाब देने की बारी आती है, प्रधानमंत्री जी से चाहे गृह मंत्री जी, ये लोग बहिष्कार कर जाते हैं। तो इसमें सरकार क्या करे? दूसरी बात मुझे बताइए कि जब भी कोई भी सरकार में बड़े से विदेश नीति हो या चाहे रक्षा नीति हो, सभी चीजों का ये विरोध करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, उस पर भी ये विरोध करते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि ये लगातार जिनकी स्वीकार्यता देश के हर एक प्रांत में समाप्त हो गई हो, वो खुद को चर्चा में बनाने के लिए क्या सरकारी काम में या संसदीय कार्य में बाधा डालेंगे? और एक आम आदमी को भी अगर सरकारी काम में बाधा डालने पर नॉन अवेलेबल उस पर केस होता है, तो क्या संसद में ऐसी परंपरा नहीं होनी चाहिए कि अगर संसदीय कार्य में कोई बाधा डाले तो उन पर भी संसदीय कानून के तहत में कोई कार्रवाई हो? मुझे तो अजीब लगता है, जिनके परिवार में 2-2, 3-3 भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हो, उनके वंशज में यह भूतपूर्व नेता, मुझे तो समझ नहीं आता इनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, ये क्या करना चाहते हैं। अपने जब सांसद भी इनके खुश नहीं है, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सवाल करिए। कौन सा सांसद नाखुश है? हमने जो बजट लाया है, कौन सा इनका सांसद नाखुश है? कौन सा विपक्ष का सांसद नाखुश है राहुल गांधी से? आपको भी पता है, कश्मीरी पंडितों पर सवाल किन्होंने करना चाहा था और उनको समय नहीं मिला है। आजकल उनको बताया जाता है कि राहुल गांधी जी उनसे भी दूरी बना करके नामी गिरामी पढ़े लिखे सांसद है। तो ऐसे लोग, कई लोग हैं जिनको ये अपने सांसदों को भी खोते जा रहे हैं। और जब दुनिया आइंस्टीन पर, हम जय विज्ञान जय किसान की बात कर रहे हैं, ये अभी चले हैं आइंस्टीन पर बात होना चाहिए थी, एप्स्टीन पर बात करना चाह रहे हैं। राजनीति है ये, कुछ तो नीति को राज रहने दो। अगर, और मेरे नेता चिराग पासवान जी के विभाग की तो आपने बात नहीं की अंजना जी, कि वहां पे किसानों को क्या लाभ मिल रहा है इस ट्रेड डील के माध्यम से। ये फल उगाने वाले, सब्जी उगाने वाले, मखाना वाले, जो एमएसएमई में लोगों को रोजगार मिलेगा, इन सब चीजों का जिक्र आप देखिए ना, आनंद दुबे जी, फायदा हो रहा है। 50% हो गया, 50% हो गया टैरिफ, 50% हो गया, अब 18% हो गया, तब 0 क्यों नहीं हुआ? मतलब और लूंगा, क्या कोई भी पॉजिटिव चीज अब विपक्ष को दिखाई ही नहीं देती है? 38 देशों के साथ ट्रेड डील करना और ऐसे मतलब यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ एक साथ करना, जो कि 2013 से लटका हुआ था। सब गड़बड़ है, बस चिल्ला चिल्ली और चिल्ला चिल्ली।
नहीं, अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ भी नहीं रहना चाहती है और राहुल गांधी से दूर भी नहीं रहना चाहती, ये कैसे चलेगा? या तो पहले तय कर दीजिए कि राहुल गांधी जी भारत देश के विरोधी पक्ष नेता हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर बातों से उनका जवाब दीजिए, और अगर आपकी निगाह में वो नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। राहुल गांधी जी 4 बार से लगातार सांसद हैं, मतलब करीब करीब 20-22 साल से वो लगातार सांसद हैं। इस समय देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है, उनका तरीका आपको शायद पसंद ना आता हो। अब अगर प्रहलाद जोशी जी का हाथ आपको पकड़ पसंद के, आता है? अब सुनिए ना, प्रहलाद जोशी जी का और अश्विनी वैष्णव जी का हाथ पकड़ के अगर कोई कह दे आइए जरा साथ में बात कर लेते हैं, ऐसे भागे हैं जैसे कोई ओलंपिक की रेस में भागने वाला है। अरे भाई, राहुल गांधी जी इसी देश के सदस्य हैं ना, इसी देश के नागरिक हैं ना, आपके इस संसद के एक मित्र हैं, सहयोगी हैं। एक सेकंड अगर खड़े हो जाते तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाता, लेकिन कल नहीं। वाले वीडियो की बात कर रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए, इसी पर प्रदीप भंडारी से जवाब लेंगे। निकाल लीजिए। राहुल गांधी के साथ तस्वीर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बड़े सरकार नाराज हो जाएंगे, बड़े सरकार निकाल देंगे मंत्रालय से। अरे भाई, राहुल गांधी जी भी इस देश के ही एक नागरिक हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, इस देश को जोड़ने की बात करते हैं। हो सकता है उनका कपड़ा पहनने का तरीका, उनके बात करने का तरीका आपको पसंद ना आता हो, लेकिन वो तो आम शहरी बन के रहते हैं, आम नागरिक बन के रहते हैं। अरे दुबे जी, कल पता नहीं कहाँ पे आपको बैटिंग करना पड़े, इतना भी मत बह जाइए। नहीं, मैं ये कह रहा, अंजना जी, राहुल गांधी जी एक सचमुच एक अच्छे नेता है, एक अच्छे इंसान है। 3-5 नहीं जानते, दाव पेच नहीं जानते हैं। जो दाव पेच मोदी जी और उनकी टीम जानती है, उतना राहुल गांधी नहीं जानते। इसका ये मतलब थोड़ी कि भाजपा को कोई हरा ही नहीं सकता है, अमर पट्टा पहन के थोड़ी आप आए हैं। ठीक है, जवाब दीजिए मिस्टर भंडारी। ये वीडियो पर भी, और वो कह रहे हैं आपके मंत्री दूरी बना के भाग गए तुरंत। एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। और ऐसी छवि जा रही है कि राहुल गांधी से सब डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं कह रहा हूं कि मैं सापरा साहब को कहूंगा, सापरा साहब थोड़ा संभल के रखिएगा। आनंद दुबे जिस दिशा में जा रहे हैं, एक बार ऑडियो सुनाइए, एक बार ऑडियो से। रुकिए भंडारी जी, रुकिए, सुनाइए। आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. Sir, नमस्कार। Come, let's stand together. प्रदीप जी को दिखाइए। हाँ, बोलिए प्रदीप जी। याद करिए अंजना जी, जब पूर्व के अंदर राहुल गांधी ने एक स्पीच दी थी और उस स्पीच के बाद में वो चले थे प्रधानमंत्री जी की कुर्सी की तरफ में और जाकर उनको उठाने का प्रयास किया था, जैसे कि उनके उठने से वो सत्ता में आ जाएंगे, और फिर एक झप्पी दी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने सोचा सही नियत का व्यक्ति है, तो जाके उनकी पीठ थपथपाई थी। उसके बाद जाके राहुल गांधी ने क्या कहा था, ये देखो मैंने पूरा ड्रामा और थिएटर करा है, ये देखिए आंख मारी थी उन्होंने उस वक्त करके। और उसके कुछ ही महीने के बाद में एक फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फ्लाइंग किस का इन पे आरोप लगा था। तो ये व्यक्ति जो ड्रामे के लिए, थिएटर के लिए करे, क्यों खड़े रहे हमारे एमपी साथ में और हमारे मिनिस्टर साथ में जो देश सेवा कर रहे हैं, क्यों खड़े रहे इनके साथ में, जो जाके सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को सापरा जी को कोई कुछ बोलने दीजिएगा अपने नेता के लिए। पाकिस्तान के साथ हमला नहीं करे, सच्चाई बात है ये। दुबे जी, आज सापरा जी बता रही हूँ मैं, दुबे जी की नियत नहीं है, वो इंडियन स्टेट के खिलाफ है। दुबे जी, बोलिए। सापरा जी समझ जाइए, दुबे जी जिस तरफ जा रहे हैं, आपकी गाड़ी आपके घर में ना घुस जाए। अरे सुनिए यार, राहुल गांधी जी मुस्कुरा के कह रहे हैं आइए एक साथ मुझे लग रहा है कि आपने सोनिया गांधी उनकी मुस्कुराहट से डरते हैं, ये लोग उनकी मुस्कुराहट से डरते हैं। उसी पर कहते हैं कि वो जितना बोलते हैं बीजेपी को फायदा होता है। बिल्कुल, जो उनकी मुस्कुराहट, गीत गाता हूं मैं, मुस्कुराता हूं मैंने लड़ने का वादा किया है सभी से, इसलिए देश के लिए लड़ते जाता हूं मैं। दुबे जी, राहुल गांधी जी की जो मुस्कुराहट, आप संभालिए भाई। करना चाहता हूं दुबे जी, आनंद दुबे जी, आप और राहुल गांधी के साथ रहिए, आपका राजनीतिक बंटाधार, इसीलिए हम इसीलिए डरते हैं कि जो दुबे जी कुछ दिन पहले बिहार की हार के बाद कह रहे थे कि हम लोग तो ऐसे हैं जो लंगर में खाने जाते हैं तो अंदर खाना खत्म, बाहर आते हैं तो चप्पल चोरी।
ये इंडिया गठबंधन का हाल है, कांग्रेस का हाल है। राहुल गांधी को अगर कोई कहे कि मैं इसको निकलवा दूंगा संसद से, इनकी सदस्यता निरस्त करवा दूंगा, तो एक बात बताइए, एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम सब, आप सब एक नागरिक होने के नाते ये नहीं सोच सकते। लोकतंत्र तभी अजर अमर रहेगा जब पक्ष विपक्ष दोनों वहां रहेंगे। हो सकता है हमारा बर्ताव आपको पसंद ना आए, लेकिन इसका ये नहीं तो नहीं, क्या किया उन्होंने, क्या पर्सनल किया, चुनाव जीत के आए हैं। अच्छा दुबे जी, सापरा जी, प्रक्रिया से आए हैं, आप कैसे कह सकते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता। नफरत क्यों, इतना जहर क्यों है, दुबे जी पार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग करेंगे। सुन लीजिए, कभी नहीं किया। किसी को गले लगाना, किसी को मुस्कुराना, किसी को झपकी देना, किसी को झपकी देना, ये सब झपकी पार्लियामेंट में थोड़ी दीजिएगा। अरे तो प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता एक दूसरे को झपकी दे, यही तो पार्लियामेंट में करोगे। खूबसूरती है। पार्लियामेंट क्या पर्सनल पार्क है क्या? यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे क्या आपका कुछ पर्सनल चल रहा है? सापरा जी आप ही दुबे जी को रिक्वेस्ट कर दीजिए, नहीं तो मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी। समझ जाओ, घर का कमरा नहीं है, हम चाहते हैं मैं बोल लूं, मैं बोल दुबे जी थोड़ा राहुल जी के बारे में सापरा जी भी बोल ले। घर पे करो दुबे जी देखिए अंजना जी दरअसल बात यह है जो अभी आपने दिखाया, प्रहलाद जोशी जी का दिखाया, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक राहुल फोबिया हो गया, डरते हैं। यानी राहुल जी सामने आ जाए, उनकी आंखों में आंखें डाल करके ये देख नहीं सकते। राहुल जी ने ठीक कहा कि मेरी नजरों में नजर डाल के नहीं देख सकता कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतना डरती क्यों है? डरती इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं, भाई वो सच बोल रहे हैं। अब आप बीच में ये भंडारी जी प्लीज। नहीं भंडारी जी ठीक है, आप सत्ता में है, आपके एमपी हमारे से ज्यादा है, तो पार्लियामेंट में भी आप चिल्ला चोट करते हैं, यहाँ भी चिल्ला चोट करेंगे, हमको टोकेंगे। अरे भाई तो ये भंडारी जी लेट हिम कंप्लीट। यही आपकी सेवा, आपकी सेवा जनता देख रही है। सेवा के साथ किस तरह से मेवा खा रहे हो, बेचारे किसान और मजदूर जो है वो भुगत रहे हैं, मेवा भारतीय जनता पार्टी खा रही है, ये सभी लोग देख रहे हैं। तो आप लोग डरिए मत हमारे से, हम तो विपक्ष में हैं, हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। हम समय समय पर जो भी विषय उठाते हैं उस विषय का हमें उत्तर दे दीजिए। अब आप राहुल गांधी जी को बोलने नहीं देंगे, उनका माइक ऑफ करेंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी के और किसी नेता का माइक ऑफ करेंगे, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये सरकार जो है डरपोक है, ये सरकार कमजोर है, ये सरकार जो है ट्रंप के आगे झुक चुकी है। ये सरकार जो है ये मात्र अपनी एक जो इमेज, एक गुब्बारा बनाया हुआ है ना आपने, उस गुब्बारे को लेकर के, हवा के गुब्बारे को लेकर के आगे चलना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने उस गुब्बारे को फोड़ दिया है कि ये नरेंद्र मोदी जी जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, इनका सीना सुकड़ चुका है, इनके पास में अब ताकत रही नहीं है। ये इंटरनेशनली भी इनकी सारी जितनी पॉलिसी है, फिर वो चाहे अमेरिका के साथ में ट्रेड डील हुआ, या फिर बांग्लादेश, या फिर नेपाल, ये सब जगह में आप चारों खाने चित है, चारों खाने चित हो चुके हैं आप। ये फिर भी बोलते हैं। ठीक है, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए भंडारी जी। चारों खाने चित, भंडारी जी जवाब दीजिए। अब सापरा साहब भंडारी जी को जवाब देने दीजिए, ऐसा थोड़ी है। बोलिए भंडारी जी। कमजोर मत करिए। सापरा साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, हम 2026 में 2013 में नहीं है कि देश को कांग्रेस ने बेच दिया था। मुझे लग रहा है आप भूल गए, आपको मेमोरी लॉस हो गया, जैसे गजनी पिक्चर में आमिर खान को हुआ था। ये देखिए, इसको कहते हैं देश को बेचना। जब जाके यूएस के साथ आपने डील करी थी, सिविलियन और मिलिट्री और इंस्टॉलेशन न्यूक्लियर जो हिंदुस्तान के होंगे, उसके अंदर यूएस निर्धारित करता कि हिंदुस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा। देश को बेचना ये होता है मेरे भाई सापरा साहब। जब 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी, देश को बेचना ये होता है सर चापरा साहब। जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए पैसा नहीं देंगे, देश को बेचना सापरा साहब ये होता है। जब जाके आपने कहा कि बड़ा पेड़ गिर जाता है 1984 के दंगे के बाद में, देश को बेचना ये होता है कि यूएनएससी की सीट जाके चीन को दे दी थी। देश को बेचना ये होता है कि जाके इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ कर दी थी। ये होता है देश को बेचना। और देश की जनता जानती है कि आपने देश को बेचा है, तभी आप विपक्ष के अंदर बैठे हो। आपने देश को बेचा है, तभी आप विपक्ष के अंदर बैठे हो। सर्जिकल स्ट्राइक पे आपने प्रूफ मांगने की बात करी, बालाकोट पे प्रूफ मांगने की बात करी। क्या बात कर रहे हो सापरा साहब? ऑपरेशन सिंदूर में पूछा आपने कितने हिंदुस्तान के जहाज गिरे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते होते लीडर ऑफ अपोजिंग इंडिया हो चुके हो आप।
क्या हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे मनोज जवानों ने काका जी आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। लोगों ने कहा कि मनोज काका जी आप प्रदीप जी की बात पर रिस्पॉन्ड कीजिए। शर्म करो। संविधान की बात हो रही है और संविधान के प्रस्तावना में ही समता का भाव है। कम से कम आपके मंच पर तो समता का भाव रहे। उत्तर प्रदेश के हम लोग सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं और इतना 2 लोग कब से लड़ रहे हैं। देश को बेचना ये नहीं होता है कि देश के सारे संसाधनों को आप किसी के हाथों में गिरवी रख दे रहे हैं। देश के क्या आपने लाया था। और अपोजिशन में रहना यही होता है कि जो लोग, आप भी सबसे ज्यादा अपोजिशन में रहे तो आपने देश को बेचा था। आपकी क्या विचारधारा है देश के साथ। आपका एक मुख्यमंत्री गोली मारते हुए दिखाता है और ट्वीट करता है अपने ही नागरिकों के एक वर्ग को। यही हमारा संविधान कहता। और जब देश के प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे करते हैं सदन में, तो सदन की मर्यादा भंग होती है कि नहीं। हमारे प्रधानमंत्री का यही आचरण होना चाहिए। इस तरह के अंगुलियों से कुत्सित और इशारा करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, आरक्षण में माइग्रेशन की व्यवस्था नहीं लागू की जा रही है। न उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, न उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में एक भी भर्ती नहीं आई। तो इन सब सवालों का जवाब कौन देंगे। और कम वो बताएंगे कैसा बिहेवियर होना चाहिए। आप एप्स्टीन के साथ आ रहे हो तो कहते थे आदरणीय कुछ पार्टी से आते हो जो कहते नित्यानंद से लेकर के नित्यानंद से तो गलती हो जाती है। आप बताओगे नित्यानंद से लेकर के एप्स्टीन तक आप उसमें ट्रैप हो। आप ट्रैप हो। सुब्रमण्यम अरे सुनो तो अभी 24 में तुम्हारी क्या हाल हुई। घमंड तो जनता ठीक करती है। घमंड तो सबसे ज्यादा जनता ठीक कर देगी तुम्हें। आप जैसे दरबारी एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते। दरबारी सवालों का जवाब नहीं दे सकते। दरबारी सवालों का जवाब नहीं दे सकते। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े धर्म को बेचने वाले लोग आप सुन नहीं सकते। हम लोग प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं, बेचने वाले लोग नहीं है। प्रभु को बेचने वाले लोग नहीं है। प्रभु को बेचने वाले लोग नहीं। सुब्रमण्यम महिलाएं मर्यादा की प्रतिमूर्ति होती हैं और जिस तरह से मां सीता लक्ष्मण रेखा लांघी थी और उसके बाद रावण का समाप्त हो गया पूरा युग। आज राहुल गांधी जी ने वही किया ना। जब जनादेश मिला महिला सांसदों को कि आप विपक्ष में बैठे, तो ट्रेजरी बेंच की तरफ वो क्यों गई थी। क्या कारण था। सबसे तो गैर कानूनी काम वही उन्होंने किया है और उसके पीछे बैठे इनकी वैसी मंशा एलओपी की। और जब सत्ता कमजोर होती है ना, इनके दादी का भी जब वो विश्वास कमजोर हुआ, विंडर वाला से हाथ मिला लिया था। किसी न किसी गलत बात कर रहे हैं। कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। वही गलती कर रहे हैं अपने जनादेश सत्ताधारी के लिए अलगाववादी ताकतें जैसी बातें करने लगे हैं। जो उस वक्त की भूल हुई थी, जैसे हमने एक प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी और राजीव गांधी को खोया है, फिर इस ऐसे तत्वों का हाथ मिला करके कहीं न कहीं राहुल गांधी जी देश के लिए तो खतरा कम, खुद अपने कांग्रेस पार्टी और खुद के लिए कर रहे हैं। दुबे जी, चूंकि आज आप राहुल गांधी को इतना डिफेंड कर रहे हैं तो आप ही इसका जवाब दे दीजिए। देखिए शो खत्म होने से पहले अपने नेता का एक बार नाम ले लीजिएगा दुबे जी। नहीं बुरा ना लग जाए उद्धव जी को। नहीं ऐसा नहीं। हम लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष का मतलब यही होता है कि सरकार की कुनीतियों पर नजर बनाए रखना। अगर हमारे देश की चुनी हुई हमारी माताएं बहनें जो वहां तक गई हैं, तो उन्होंने क्या कुछ किया। कोई अपराधी है क्या। ठीक, वहां तो प्रधानमंत्री जी थे भी नहीं। वहां तो वो लोग एक अपनी बात कहना चाहती थी, एक प्रतीकात्मक अपना विरोध कर रही थी। इतना घबराते हो यार अपनी बहन बेटियों से, अपनी माताओं बहनों से घबराते हो। यही सम्मान है, यही बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ करना चाहते हो। क्या चाहते हो, यही राजनीति चाहते हो। उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने कोई अभद्रता की, कोई बदतमीजी की, क्या कोई अपराध किया। नहीं, आप डर गए, आप घबरा गए कि अरे विपक्ष सत्ता तक आ सकता है, कहीं ये सत्ता पर कब्जा न हो जाए, कहीं ये सत्ता पे हावी न हो जाए। तो सत्ता किसी का नहीं है। सत्ता आते जाते रहती है। सत्ता उस रोटी के समान है जो पलटते रहती है। रोटी पलट सकती है। आज तुम्हारी रोटी है, कल हमारी रोटी होगी। ये देश की रोटी है। इस देश के रोटी तुम्हारी है, रोटी हमारी होगी।
सेवा का साधन है, रोटी नहीं है, जनता सेवा के साधन है। सत्ता एक रोटी है जो बदलते रहती है, रोटी पलट सकती है। आज आपके पास रोटी है, कल हमारे पास रोटी होगी। यही तो इस देश की खूबसूरती है। लोगों की भूख मिटाइए, लोगों की भूख मिटाइए। रोटी को क्या समझते हो? इस रोटी को क्या समझते हो? इस रोटी की वजह से ही पूरा जीवन चलता है, पूरी दुनिया चलती है। जो माताएं बहनें अपने बच्चों को रोटी देती है, जो किसानों को रोटी देती है, जो भाइयों को रोटी देती है, उस रोटी का अपमान करते हो। उस रोटी के प्रति नफरत है आपको। आपको इस देश की जनता देख रही है, 140 करोड़ देशवासी देख रहे हैं। आपने रोटी का अपमान किया है, आपने रोटी का अपमान किया है, आपने बेटी का अपमान किया है। इस देश में रोटी और बेटी का अपमान विपक्ष नहीं सहेगा। विपक्ष हमेशा आपकी कुनीतियों के खिलाफ बोलता था, बोलता है, बोलता रहेगा। बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेने का नैतिक अधिकार आपको नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, ये जो कमला बाई है ना, ये जो कमला बाई है, ये कमला बाई बहुत। चलिए, सफल हुआ आपने उद्धव जी का और आदित्य जी का लिया हो ना लिया हो, आपने बाला साहब का नाम ले लिया। लेकिन चूंकि आपने रोटी की बात की, तो धूमिल जी की कविता थी कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, लेकिन तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। इसी के साथ हल्ला बोल में आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्लैक एंड व्हाइट में आज रात 9 बजे क्या होगा आपको बता देते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश में हुए दिखावे के चुनाव के बारे में बताएंगे, जहां हिंसा तो जमकर हुई लेकिन वोटिंग 50% भी नहीं। यानी हत्या और हिंसा से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का देश बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की बाबरी यात्रा के बारे में बताएंगे कि क्या ये यात्रा उन्हें किंग मेकर बना पाएगी। इसके बाद 114 राफेल की डील के बारे में बताएंगे, जो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। इसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एयर इंडिया क्रैश में पायलट ने फ्यूल स्विच बंद कर दिया था। आखिर इस रिपोर्ट को सामने रखने वाली एजेंसी को लेकर भी कुछ प्रश्न है कि क्या जानबूझकर पायलट की मौत के बाद उन पर सारा का सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। इसके बाद एक खतरनाक खबर आपको दिखाएंगे, जहां कुछ लोग YouTube से सीखकर ब्रांडेड कंपनी के एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बेचने की साजिश रच रहे हैं। और आखिर में बताएंगे कि क्या कोई बीजेपी समर्थक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। आरोप है कि मुजफ्फरनगर में कुछ मुसलमानों ने एक मुसलमान की ही बारात पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक था। रात 9 बजे जरूर देखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट मेरे साथ आज।